हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है फॉर नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए। तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई एंड एटॉमिक मॉडल जो कि थॉमसन एंड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इसको भी हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको देखने मिलते हैं। तो काफी सिंपल लैंग्वेज में हमने आपके साथ ये डिस्कस करा है कि किस तरीके से ये एटॉमिक मॉडल्स किस तरीके से बताते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म करा गया। तो सारा सब कुछ आपको एनसीईआरटी बेस मिलेगा, क्योंकि आपको नीट में भी आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज हमने आपको कॉन्सेप्ट जो है ये एमसीक्यूज के थ्रू बताया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था कि किस तरीके से काफी सारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। देन उसके बाद माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। कुछ उनका सेटअप था, ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का यूज कर कर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। जब पता चला एक स्पीशीज है एटम के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी पता लगाया गया कि उसमें कितना चार्ज होता है, ठीक है, कितना मास होता है उस स्पीशीज का। और मिलिकन साइंटिस्ट ने भी देखा था, काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये सारे चीजें हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था। अब आज के इस क्लास में हम प्रोटॉन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सब एटॉमिक पार्ट में प्रोटॉन भी आता है, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम के, लेकिन एटम में प्रोटॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन की किस तरीके से डिस्कवरी करी गई यहाँ पर, तो देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी 1919 में अर्न्स्ट रुदरफोर्ड के थ्रू करी गई। जैसे कि अब हम आगे चलकर अभी इस वीडियो में रुदरफोर्ड मॉडल भी देखेंगे, एटॉमिक मॉडल, यानी इन्होंने एटम का मॉडल दिया था रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, ये भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन इन्होंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन की भी डिस्कवरी करी। तो सेम सेटअप, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए सेटअप देखा था, सेम उसी को मॉडिफाइड करा गया, यानी मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब का यूज करा गया। अब यहाँ पर क्या मॉडिफाइड करा गया, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन के लिए परफोरेटेड एनोड का यूज करा गया था, और यहाँ पर ZnS की कोटिंग यूज करी गई थी। लेकिन इस केस में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में परफोरेटेड कैथोड यानी कैथोड इलेक्ट्रोड को होल करा गया, और यहाँ पर ZnS की कोटिंग यूज करी गई, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन मूव कर रहे थे पॉजिटिवली चार्ज, यानी एनोड की तरफ से जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आ रहे थे जो कि हमारे प्रोटॉन थे, ठीक है, तो ये जब प्रोटॉन मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ, और यहाँ पर हमें एक ग्लो, रेड ग्लो देखने मिल रहा था। तो यही था आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, सेम सेटअप था। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेटअप में ये पाया गया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो कैरेक्टरिस्टिक करी गई, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये एनोड की तरफ से कैथोड पर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेचर ऑफ गैस जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो रेज है जो हम देख रहे हैं, जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इस रे को नाम दिया गया कैनाल रेज, और एनोड रेज भी कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के केस में हमने क्या कहा था, जो रेज मूव कर रहे थे उसे हमने कहा था कैथोड रे, और इसे हम कहते हैं एनोड रे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो है सिंपली ये क्या होते हैं, इसमें जो भी गैस प्रेजेंट होती है उसी गैस के आपको प्रोटॉन देखने मिलते हैं, यानी सिंपली जो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस होते हैं वही होते हैं आपके प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है, अगर हम प्रोटॉन की डेफिनेशन देखें तो प्रोटॉन होता है स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल आयन, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉसिबल आयन क्या होगा, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। तो पॉसिबल पॉजिटिव आयन जो है ये है हाइड्रोजन, जो कि होता है H+, सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट आयन होता है। तो इसी पॉजिटिव आयन का जो नाम दिया गया वो दिया गया प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब देखिए हमने देख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो देखिए न्यूट्रॉन जो कि सब एटॉमिक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एटम का, और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है,
ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल है एटम का, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक साइंटिस्ट ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा। किस तरीके से? इन्होंने एक थिन शीट ली थी बेरिलियम की, जिसमें इन्होंने बम्बार्ड किया था विथ अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, इसको हम कुछ देर में और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जब ये इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा था बेरिलियम शीट पर, तो उन्होंने कंक्लूड करा कि ऐसे भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिनमें उनका कोई चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन उनका जो मास होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से। ठीक है, तो यही होते हैं, इन्होंने इनको ही नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों नाम दिया? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ठीक है, यानी कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए जो कि होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये किस तरीके से एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से अरेंज्ड है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स डिस्कवर करे कि इस तरीके से जो एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से अरेंज्ड है। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो आपको फॉलो करना है, जो एटॉमिक मॉडल्स दिए गए हैं, वो दिए गए हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोस मॉडल ऑफ एटम। और आज के इस लेक्चर में हम जो दो मॉडल ऑफ एटम्स कवर करेंगे, वो करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो जो कि थॉमसन साइंटिस्ट ने दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एटम जो है ये स्फेरिकल शेप में होता है, जिसका जो रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है इसमें। किस तरीके से? देखिए, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं एटम मॉडल का, तो यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, और नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? एम्बेडेड है। एम्बेडेड यानी इलेक्ट्रॉन वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, वाटरमेलन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। वाटरमेलन में भी अगर आप देखते हो, यहाँ पर जो ब्लैक सीड होती है, जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं तो ब्लैक सीड जो होती है वो एज अ इलेक्ट्रॉन इन्होंने देखा, और जो पल्प होता है यानी जो रेडिश पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया रेजिन पुडिंग। रेजिन पुडिंग, जैसे हम पुडिंग खाते हैं तो उसमें जो रेजिन होते हैं, जो किशमिश होते हैं हमारी, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, पुडिंग में ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि एक ही जगह पर सारी किशमिश डली हुई है। हर जगह पर जो किशमिश होती है यानी रेजिन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यहाँ पर भी इन्होंने उस तरीके से एग्जाम्पल दिया। तो इसीलिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में यहाँ पर इस मॉडल ऑफ एटम को प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की अगर बात करा जाए, तो यहाँ पर बेस्ट पार्ट अगर बात करा जाए, इनका पॉजिटिव साइड देखा जाए, तो इट कुड एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। यानी कि इन्होंने ये बताया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्प्रेड है, और नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है ये एम्बेडेड है यहाँ पर। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके एक न्यूट्रलिटी बना रहे हैं। ओवरऑल ये न्यूट्रल है एटम में। ठीक है, यानी इन्होंने न्यूट्रलिटी बता दिया, ये पॉजिटिव साइड है। अगर फ्लिप साइड हम देखें इनका, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ये करेक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम जो प्रपोज मॉडल हुए थे, यानी आज के टाइम में अगर हम देखें, जितना हमें इंफॉर्मेशन पता है एटम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एग्जैक्टली डिफरेंट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यही था इनका फ्लिप साइड, और पॉजिटिव साइड ये था कि इन्होंने न्यूट्रलिटी बताया था एटम की। तो ये रहा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट देखते हैं अब हम।
तो देखिए रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखने से पहले हम देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज और अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत बेसिक देखेंगे कि ये पार्टिकल्स होते हैं क्या, इनकी डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे एमिट्स रेडिएशंस, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लिया होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी हमने देखा नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरीके से बीटा पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब गामा पार्टिकल में किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, ये एक तरीके के रेडिएशंस होते हैं, यानी कि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम बता रहा है कि अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स में जो पेनिट्रेटिंग पावर है, तो सबसे कम अगर हम देखते हैं तो अल्फा पार्टिकल की होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है कि कोई किसी भी चीज में पेनिट्रेट करना, यानी किसी भी चीज में घुस जाने की पावर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है, देन बीटा की होती है, एंड सबसे ज्यादा होती है गामा पार्टिकल्स की। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अब हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड ने जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है उसका सेटअप इन्होंने किस तरीके से रखा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको इस फिगर को याद रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करा जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज करा। अल्फा पार्टिकल जिससे हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लिया होते हैं, और अल्फा पार्टिकल में एटॉमिक मास जो होता है इनका 4 यूनिट्स होता है, जो कि काफी डिसेंट मास होता है, और ये फास्ट मूविंग होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इनमें अच्छी खासी एनर्जी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का इन्होंने यूज करा। अब ये अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से? तो अल्फा पार्टिकल एक सोर्स से आया है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स। सो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलते हैं, यहाँ पर देखिए, और ये पेनिट्रेट करते हैं एक गोल्ड शीट का इन्होंने यूज करा, जो कि काफी थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल का इन्होंने यूज करा। कितनी थिन थी है, यानी कि अगर आप बात करें 1000 एटम थिन थी ये शीट, यानी कि बहुत पतली इन्होंने एक शीट ऑफ गोल्ड फॉइल का यूज करा। देन उसके बाद इस सेटअप में उन्होंने एक राउंड शेप की फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज करा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जब भी यहाँ पर देखिए, जब भी अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो चमकता हुआ कुछ, तो आपको ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कुछ फ्लैशेस आपको दिखेंगे, कुछ चमकता हुआ, जब अल्फा पार्टिकल हिट करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल के जब पार्टिकल्स इस स्क्रीन पर हिट करेंगे तो आपको कुछ एक चमकता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन का यूज करा। तो इस तरीके से इनका सेटअप था। अब देखिए, अगर हम सेटअप के अलावा बात करें यहाँ पर, तो आइडिया क्या था यहाँ पर रदरफोर्ड का? तो आइडिया था जो यहाँ पर रेडिएशन से अल्फा पार्टिकल के गोल्ड फॉइल से ये किस तरीके से पास हो रहे हैं, ये देखने के लिए। क्यों गोल्ड फॉइल का यूज करा गया? गोल्ड फॉइल में जो देखिए गोल्ड एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जो सब पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल के, तो यही तो हमारा एजेंडा है, यही तो हमारा एम है, ये पता लगाना कि एटम में किस तरीके से सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर गोल्ड फॉइल का यूज करा गया। अब देखिए, अगर बात करा जाए, रदरफोर्ड को तो ये पता था जो अल्फा पार्टिकल है उनका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ गोल्ड। ठीक है, यानी गोल्ड के पार्टिकल के मासेस से ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल का मास था। यानी कि अगर रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जितना एक्सपेक्टेड है उनको बहुत ज्यादा डेविएशंस देखने नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। देखिए, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का हमने सेटअप देख लिया और हमने देखा कि रुदरफोर्ड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। देन उस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस थे रुदरफोर्ड के। अब क्या ऑब्जर्वेशन थे? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी कि इस फिगर में आपको देखना है, जो अल्फा पार्टिकल थे जो गोल्ड फॉइल से पास हुए, तो ज्यादातर के अल्फा पार्टिकल जो है, ज्यादातर वो क्या हो गए? अनडिफ्लेक्टेड, यानी स्ट्रेट निकल गए।
ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट निकल गए। इससे ये पता लगा कि एटम में बहुत ज्यादा जो स्पेस है वो एम्प्टी है, यानी एटम में काफी सारी स्पेस है जो कि खाली है। देन नेक्स्ट, a small fraction of the alpha particle was deflected by small angle, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ये स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखना है आपको। तो ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए, एक स्मॉल एंगल पर। तो इससे ये पता लगता है, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब बीच में कोई एक ऐसी छोटी चीज है, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्मॉल फ्रैक्शन है, मतलब कोई एक छोटी सी चीज यहाँ पर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 20,000 में से सिर्फ एक, ठीक है, बाउंस बैक, यानी कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है फिर से बाउंस हो गए, दैट इज वेर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180, यानी कि इससे ये पता लगता है कि बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर थे वो कुछ स्ट्रेट जाकर फिर रिटर्न आ गए, यानी कि वो किसी अपने ही जैसे किसी एक ऐसी चीज से टकरा गए जो कि वो भी पॉजिटिवली चार्ज थी, इसीलिए वो जोर से टकराकर फिर से बैक आ गए, रिबाउंस्ड हो गए वो। मतलब यहाँ पर ये पता लगा कि यहाँ पर एटम में कुछ एक ऐसी चीज बैठी हुई है जो कि डेंस है, काफी डेंस है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत डेंस से यहाँ पर बैठी हुई है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही थे रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे कि हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में किस तरीके से सेटअप था, देन रदरफोर्ड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, एंड देन उसके बाद किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस वगैरह दिए। देन इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के कुछ कंक्लूजन्स है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर बता रहा है, ये बता रहा है कि जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द जो मास है ये लोकेटेड है एक छोटे से डेंस से रीजन में, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि सारा एटम का जो मास होता है वो सेंटर में होता है, जो कि एटम का न्यूक्लियस होता है। देन सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि जैसे कि बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में वेरी हाई स्पीड में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और इनका जो है रेजेंबल रुदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम से करा है। सोलर सिस्टम किस तरीके से होता है हमारा, कि बीच में सन होता है, उसके अराउंड जो है काफी सारे जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो उसी का रेजेंबल यहाँ पर दिया, यानी उसी को बताया कि सेम उसी तरीके से सोलर सिस्टम के तरीके से ही हमारे जो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर पाथ में, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी क्या, जैसे कि हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में। तो मतलब यहाँ पर यह है कि जो न्यूक्लियस हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस दोनों भी एक दूसरे को एक अपनी अपनी पोजीशन पर बांधे रखे हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा, न्यूक्लियस तो हमारा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये इस तरीके से आगे इतना नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से होता, लेकिन ये रुदरफोर्ड ने कहा कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से ये अपने अपने स्पेस पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट है, इन्होंने अपने आप को बांधा रखा है, तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने देख लिया अभी तक के रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का सेटअप किस तरीके से था, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा, देन उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स हमने देख लिए। नाउ अब हम देखेंगे कि रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के भी कुछ लिमिटेशंस थे, यानी कुछ चीज रुदरफोर्ड बताना मिस कर गए थे, फेल हो गए थे रुदरफोर्ड कुछ चीज एक्सप्लेन करने में इनके मॉडल में। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ
एटम की स्टेबिलिटी इनका मॉडल नहीं बता पाया। देन जैसे कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और मैक्सवेल की थ्योरी बताती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा। तो क्या होगा, इसका रेडिएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और धीरे धीरे जब कम होता जाएगा ये स्पाइरल पाथ एक फॉलो कर लेगा। अब स्पाइरल पाथ फॉलो कर लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज कर लेगा और फाइनली इस तरीके से न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेडियस इनका कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर पाथ वाज नॉट डिफाइंड, यानी सर्कुलर पाथ में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है ये भी इन्होंने डिफाइन नहीं करा था। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी स्टडी करा उस पर अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस बेसिकली एक एटम के बीच में सेंटर में एक कोई चीज होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है और बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में अगर बात करा जाए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ये होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब भी आपको पूछा जाए न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में होगा फॉर दिस क्वेश्चन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है ये जेम्स चैडविक ने की थी। किस तरीके से, तो इन्होंने एक सेटअप रखा था, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा था जो कि बेरिलियम की शीट पर, ठीक है, एक बेरिलियम के थिन शीट लिया था उन्होंने और इस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करा था। तो यहाँ पर इनको ऐसा पता लगा कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी है जो कि न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये होते हैं न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, और जैसा अभी हमने देखा अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल भी लिया था। देन जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा आपका जेम्स चैडविक, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो in the Thomson model of atom, which of the following statements are correct? तो Thomson model of atom के लिए हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। एटम में बता रहा है कि जो मास है, एटम का मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनका मास भी जो होगा, मैग्नीट्यूड भी इनका जो होगा, मास जो होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। देखिए एटम में जो पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हर जगह पर आपको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में देखने मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पर सारे पॉजिटिव चार्ज भर दिए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे वाटरमेलन में भी अगर आप देखते हो उसके जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में एक ही जगह पर आपको नहीं दिखेंगे, सारे पूरे वाटरमेलन में सीड्स जो है स्प्रेड होते हैं उसी तरीके से। देन उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यस। देन उसके बाद पॉइंट फोर्थ है द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने अट्रैक्शन रिपल्शन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी थी। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कह रहा था, लेकिन ऑप्शन फोर्थ जो है ये अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नहीं दिया गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स आ। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है किसकी तरह रिजेंबल है, यानी वाटरमेलन की तरह होता है, सोलर सिस्टम या फिर बीहाइव। तो देखिए
सोलार सिस्टम, जैसे हमने देखा सोलार सिस्टम जो होता है ये रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरह होता है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बी हाइव, बी हाइव क्या होता है? ये एक डोम शेप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीज जो के मधुमक्खियां बैठती है, तो ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वाटरमेलन। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है ये वाटरमेलन की तरह रिजेंबल करता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट होता है जो हम खाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड होते हैं एटम में, एंड जो आपके वाटरमेलन के जो बीज होते हैं यानी कि जो सीड्स होते हैं ब्लैक, वो इलेक्ट्रॉन को रिजेंबल करते हैं। तो इसी तरीके से थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है ये वाटरमेलन को रिजेंबल करता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटरमेलन। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट मॉडल था एटम का वो किस साइंटिस्ट ने दिए थे। तो जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था वो जे जे थॉमसन ने दिया था। जैसे हमने देखा जे जे थॉमसन ने कहा था एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है एटम का ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी जो है एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। तो ये जे जे थॉमसन ने फर्स्ट मॉडल दिया था। देन सेकंड रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर बताया था कि किस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और सोलर सिस्टम की तरह इन्होंने रिजेंबल करा था। उसके बाद एन बोर ने दिया था। ठीक है, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बोर्स थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे। तो इस तरीके से इस ऑर्डर में था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम। तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम जो था ये जे जे थॉमसन साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे जे थॉमसन। नेक्स्ट, atomic models have been improved over the years. Arrange the following atomic in the order of their chronological order. Rutherford's atomic model, Thomson atomic model and Bose atomic model. यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस तरीके से जो एटॉमिक मॉडल की थ्योरीज है किस तरीके से इम्प्रूव हुई ओवर द ईयर। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया, किस साइंटिस्ट का एटॉमिक मॉडल आया, देन उस साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल को इम्प्रूव देन फर्दर किस साइंटिस्ट ने करा, देन उसको इम्प्रूव फर्दर किस साइंटिस्ट ने करा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है उसमें। तो ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने बताया। देन उसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया जिसमें उन्होंने एक सेटअप रखा, एक्सपेरिमेंट करा, उसके कुछ कंक्लूजन्स दिए, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, लिमिटेशंस भी हुए। देन रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को और फर्दर इंप्रूव करा गया बोस एटॉमिक मॉडल से। तो इस वे में, इस ऑर्डर में हमें बताना था कि फर्स्ट किसकी थ्योरी आई, किसका एटॉमिक मॉडल आया, देन उसके बाद किस साइंटिस्ट का एटॉमिक मॉडल आया। तो इस वे में आया कि पहले सेकंड होगा, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है ये ऑर्डर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Why did Rutherford select a gold foil in his alpha ray scattering experiment? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड टाइप में आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन सिमिलर आपको नीट में ही पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फॉइल का ही क्यों यूज करा था, ये रीजन पूछ रहा है हमसे। तो देखिए आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, गोल्ड जो है एक हेवी मेटल है और मेलिएबल है। मेलिएबल है यानी कि सॉफ्ट है, यानी हम ऐसा मेटल है जिसमें अगर हम कोई चीज पास कर रहे हैं तो पास हो जाए, अगर बहुत हार्ड होता तो अगर हम कोई चीज स्कैटर करते तो वो टूट जाता। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये थिन फॉइल का यूज करा गया था, जिससे कि हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में जो रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल सिलेक्ट करी थी बहुत थिन थी, 100 एटम्स इतनी थिन, यानी एक एटम का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एक एटम, इतने 100 एटम्स इतने थिन ये आपकी गोल्ड फॉइल थी, और इट इज मेड फ्रॉम गोल्ड इजीली, गोल्ड से ही ये इतनी थिन लेयर जो है और थिन फॉइल जो है ये बना सकते थे, क्योंकि गोल्ड जो है सॉफ्ट है जैसे हमने कहा उस वजह से। Then a lightweight metal is not used because when the fast moving alpha particles strike the atom of the light metal is pushed and no scattering occur। वही रीजन है। देखिए अगर हम कोई लाइट वेट मेटल का यूज करते तो अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत फास्ट मूविंग है,
फास्ट मूविंग क्यों है? जैसा हमने कहा अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लिया होते हैं, जिनका इनका मास यूनिट होता है 4, जिसकी वजह से मास ज्यादा होने की वजह से ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूविंग है अल्फा पार्टिकल्स, जिसकी वजह से अगर ये स्ट्राइक करते हैं, अगर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, अगर कोई हम लाइट वेट मेटल लेते हैं तो क्या होता है, कोई स्कैटरिंग ही नहीं दिखने मिलती हमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर गोल्ड फॉइल का यूज करा गया। तो यही होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या शो करता था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। नहीं, ये नहीं बताया था रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। यस, ये करेक्ट है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता था, जो कि एटम है, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है लोकेटेड होता है छोटे से डेंस रीजन में, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। उसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। नहीं, ये रुदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको न्यूट्रॉन्स चैडविक ने बताया था, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो यस, ये भी रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता लगा कि एटम में जो ज्यादा करके जगह है, मोस्ट ऑफ द प्लेस जो है ये एम्प्टी है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह कोई भी नहीं है। किस वजह से? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करा गया तो बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट निकल गए। इससे हमें पता लगा कि एटम में बहुत ज्यादा जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देन क्वेश्चन है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 3/4 और हमें बताना है ये 3-4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंसिडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिवली चार्ज। यस, ये रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से ही पता चला हमें कि न्यूक्लियस, ये हम एटम में कोई न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। किस तरीके से उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स को पास करा था गोल्ड फॉइल से, तो कुछ जो है कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो रिबाउंड हो गए थे। तो और रिबाउंड क्यों हुए? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, रिबाउंड इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज कुछ तो है, तो डेंस कुछ पॉजिटिव चार्ज था और उससे पता लगाया गया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज एटम में प्रेजेंट होता है। देन सेकंड पॉइंट, स्टैब्लिश द अल्फा पार्टिकल्स आर 4 टाइम्स हेवी एज हाइड्रोजन एटम। ये नहीं बताया था उन्होंने, ऑब्वियसली ऑप्शन 2 और स्टेटमेंट सेकंड जो है ये इनकरेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। यस, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो है सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है। किस तरीके से? तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो सिमिलर सोलर सिस्टम में जैसे सन है, सन भी सन के अराउंड जो है अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने एटम का बताया। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 4 वाज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन मॉडल। नहीं, यहाँ पर रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि मैं थॉमसन मॉडल से एग्री हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी ऑफ। तो देखिए रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल के थ्रू हमें क्या पता लगा, जब रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के थ्रू स्कैटर करा तो कुछ जो है जो अल्फा पार्टिकल है ये रिबाउंड हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है फिर से। तो उससे हमें पता लगा कि एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज, कुछ डेंस कोई चीज है, पॉजिटिव चार्ज कोई डेंस चीज है जो एटम में प्रेजेंट है और उसी को नाम दिया इन्होंने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन द एटम। तो न्यूक्लियस इन द एटम ये डिस्कवर हुआ थ्रू रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन ए बी भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, जे थॉमसन ने। एंड न्यूट्रॉन चैडविक साइंटिस्ट ने। तो ऑप्शन ए एंड बी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। इस हम लेक्चर को यही एंड करते हैं। कल के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।